नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि 3 फेस इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। पिछले वीडियो में हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखा था 3 फेस इंडक्शन मोटर का, पावर फ्लो वगैरह भी देखा था। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे टॉर्क के बारे में कि टॉर्क इक्वेशन होता क्या है इंडक्शन मोटर का 3 फेस के लिए, और हम बात करेंगे फिर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की। तो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हमारी एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था, जो देखा गया प्रायोगिक रूप से, वो क्या था कि जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर के रोटर में, टॉर्क जो बनने वाला वो प्रोपोर्शनल होता है रोटर के ईएमएफ इंड्यूस के E2 के, ठीक है, उसमें बहने वाली करंट I2 के और रोटर के पावर फैक्टर के, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वाला में क्या देखा गया कि जो टॉर्क बनता है इंडक्शन मोटर में, 3 फेस इंडक्शन मोटर में, प्रोपोर्शनल होता है रोटर ईएमएफ इंड्यूस E2 के, उसमें बहने वाली करंट I2 के और cos phi2 के, ठीक। पावर फैक्टर जो है रोटर का इसके प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटा दें तो क्या लिख सकते हैं इसको, टाउ इज इक्वल टू के आएगा कांस्टेंट, के E2 I2 cos phi2, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है हमारी स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात चल रही है, ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन की। तो यहाँ हम E2 नॉट लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि E2 नॉट का मतलब क्या है। E2 नॉट का मतलब है कि रोटर का EMF इंड्यूस जब रोटर हमारा रुका हुआ हो, स्टैंड स्टिल में हो, ठीक है, रुके हुए कंडीशन में, तो इसको E2 नॉट लिख सकते हैं। तो हमारा टॉर्क को जो हो गया प्रोपोर्शनल इसके हो गया। आगे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू के, EMF इंड्यूस तो E2 नॉट ही रहेगा। करंट के बारे में हमने क्या जानते हैं, करंट क्या होती है रोटर सर्किट में, EMF इंड्यूस अपॉन इम्पीडेंस। तो EMF इंड्यूस कितना है, E2 नॉट अपॉन इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का स्क्वायर, यही होता है EMF इंड्यूस। तो ये हमारी करंट हो गई। बात समझ में आ रही है। I2 इज इक्वल टू E2 नॉट अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का स्क्वायर और इनटू cos phi2 क्या होता है, सीरीज सर्किट है चूँकि रोटर का, तो R2 अपॉन Z2 मतलब अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का स्क्वायर। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, K इंटू, ध्यान से देखिए, E2 नॉट स्क्वायर R2 हो जाएगा, E2 नॉट स्क्वायर R2, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस SX2 नॉट, सॉरी, अच्छा देखिए एक चीज़ मैं गलती कर गया यहाँ, यहाँ हम जो कंडीशन लेके चल रहे हैं वो स्टैंड स्टिल की लेके चल रहे हैं, तो यहाँ S नहीं आएगा, ये सिर्फ, सॉरी, X2 नॉट आएगा, X2 नॉट का स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, X2 नॉट का स्क्वायर आएगा। उसी तरह यहाँ भी सिर्फ X2 नॉट का स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखिएगा बात, ये S यहाँ पर नहीं आएगा, X2 नॉट का स्क्वायर आएगा, ठीक। ये बन गई हमारी टॉर्क की इक्वेशन। ये हमारी बेसिकली स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है, ये स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में जो और बात ध्यान रखने की, जो K की वैल्यू होती है वो होती है 3/2 पाई NS, 3/2 पाई NS इंटू E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 नॉट का स्क्वायर। तो ये आपकी स्टार्टिंग टॉर्क बन गई कि स्टार्टिंग में आपका इंडक्शन मोटर कितना टॉर्क बनाएगा, ये उसकी इक्वेशन होती है, ठीक है।
एन एस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एन एस जो होता है उसको हम कहते हैं, ये होता है एन एस इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इन आर पी एस। सिंक्रोनस स्पीड इन आर पी एस। आर पी एस का मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, यानी कि रोटर हमारा 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है उसको हम कहते हैं आर पी एस, एन एस कहते हैं, स्मॉल एन एस। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये हमारी स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन बन गई। अगर आप रनिंग कंडीशन में टॉर्क निकालेंगे, रनिंग टॉर्क, रनिंग कंडीशन में टॉर्क देखिए कैसे निकालेंगे। टाउ इन रनिंग कंडीशन, टाउ रन भी इसको लिखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस एस का फैक्टर ले आना है। कैसे? के था एस ई टू नॉट स्क्वायर लिख दीजिए, एस ई टू नॉट स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट स्क्वायर। ये आपका रनिंग कंडीशन में टॉर्क की इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन हमारी क्या है? टॉर्क एट रनिंग कंडीशन, टॉर्क एट रनिंग कंडीशन। ये रनिंग कंडीशन की टॉर्क है कि जब मोटर हमारा रन कर रहा हो उस समय टॉर्क हमारा कितना बनेगा। तो वो ये बनता है के, वही 3/2 पाई एन एस है, एस ई टू नॉट स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर। आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाले रिलेशन से। मैं आपको बता भी देता हूँ ये निकला कैसे है, भी समझ लीजिए थोड़ा सा अगर निकालना चाहे तो। हमने क्या बात की, जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, या प्रोपोर्शनल के डायरेक्ट हम लिखें, टॉर्क इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, के इंटू ई टू आई टू कॉस फाई टू, इसके प्रोपोर्शनल हमने देखा था। तो यहाँ हम जो ले रहे हैं स्टैंड स्टिल ना रनिंग ले रहे हैं, तो रनिंग कंडीशन में एस ई टू नॉट हो जाएगा, ई टू नॉट बनेगा ये आई टू इंटू कॉस फाई टू। अब यहाँ वैल्यू बैठानी शुरू करेंगे आप, टॉर्क इज इक्वल टू के एस ई टू नॉट इंटू आई टू क्या हो जाएगा, एस ई टू नॉट अपॉन इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस कैसे लिखेंगे आप, अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस, अब ये रिएक्टेंस एस एक्स टू हो जाएगा क्योंकि स्लिप आ गई रनिंग कंडीशन में, ये इंटू कॉस फाई टू का क्या लिखेंगे, आर टू बटे जेड, तो आर टू अपॉन जेड वही आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर, एस एक्स टू नॉट का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही है। बाकी आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वही ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ये न्यूटन मीटर टॉर्क की। ठीक है, तो ये हमारी टॉर्क की इक्वेशन हो गई। सब टर्म समझ में आई। एस क्या है, स्लिप है एट एनी लोड। यहाँ जो एस हमने लिखा है इस इक्वेशन में एस, ये एट एनी लोड स्लिप है। ई टू नॉट क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में EMF इंड्यूस है। आर टू क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस, और बाकी सब तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, के याद रखिएगा 3/2 पाई NS होता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड, कि हमारा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो हम रनिंग कंडीशन में ही बात करेंगे कि जब हमारा मोटर रन कर रहा है तो किस समय हमको अधिकतम बलागुण मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा। तो उसके लिए आप पहले टॉर्क इक्वेशन लिखिए। टॉर्क इक्वेशन हमने क्या देखी है रनिंग कंडीशन में, मैं के ही लिखूँगा कांस्टेंट को, आप याद रखिएगा 3/2 पाई NS है। के एस ई टू नॉट स्क्वायर आर टू अपॉन क्या था, आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नॉट स्क्वायर, यही था न्यूटन मीटर, यही हमारा टॉर्क था। अब हमें फाइंड करना है वो सिचुएशन, वो कंडीशन कि मैक्सिमम टॉर्क हमारा मिले, वो कंडीशन हमें पता करनी कब मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो एक चीज़ समझिए, इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है। के जो हमारा है 3/2 पाई NS, सिंक्रोनस स्पीड उसमें आ रही है 2 पाई, तो कांस्टेंट है ही, 3 कांस्टेंट है, तो के एक कांस्टेंट हो गया। R2 जो हमारा है रोटर का रेजिस्टेंस, अगर हम अभी बात करें एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, तो आपको पता होगा कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे रोटर का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गया। ठीक, अच्छा, X2 नॉट की हम बात करें तो X2 नॉट क्या है,
स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर सर्किट का रिएक्टेंस है। तो स्टैंड स्टिल में तो रिएक्टेंस कांस्टेंट होता है, स्लिप के साथ बदलता है, लेकिन स्टैंड स्टिल में x2 भी कांस्टेंट है। अच्छा, E2 क्या है? ये क्या है? स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर सर्किट में EMF इंड्यूस वो भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल बचा क्या? यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या बचा? स्लिप। जो यहाँ पर स्लिप है वो हमारी वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि इस इक्वेशन में जो हमें स्लिप मिलती है वो मिलती है वेरिएबल। क्यों? देखिए, मोटर चल रहा है तो उसकी स्पीड बदलती रहेगी लोड के अकॉर्डिंग। तो लोड के अकॉर्डिंग जब उसकी स्पीड बदलती रहेगी तो उसकी स्लिप भी तो बदलती रहेगी, क्योंकि स्लिप क्या होती है? स्लिप होती है NS माइनस NR अपॉन NS, ये होती है। तो भाई साहब देखिए, NS तो कांस्टेंट है, NR जब बदलेगा तो हमारा स्लिप भी तो बदलेगा। इस वजह से हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्लिप है वो वेरिएबल है। और किसी फंक्शन को या किसी इक्वेशन को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके डिफरेंशिएशन को, यानी कि डी टाउ विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? स्लिप, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम 0 के बराबर पुट करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा ज्ञात करने के लिए। अब क्यों? मिनिमा भी तो हो सकता है, मिनिमा यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हम टॉर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको टॉर्क हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, बताऊँगा क्यों मिलता है, इतना भी समझिए। यहाँ पे आपको जो टॉर्क मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो इस वजह से ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो जाएगी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैं इसको डिफरेंशिएट कर नहीं रहा हूँ, आप U/V रूल लगा कर सकते हैं। ठीक है, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा कर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको अंत में जो कंडीशन निकल के आएगी वो कंडीशन ये आएगी, देखिएगा, वो कंडीशन याद रखिएगा। वो कंडीशन आती है R2 इज इक्वल टू S इंटू x2 ठीक, ये कंडीशन आपको निकल के आती है। ठीक है, इस कंडीशन से क्या समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगी आपकी कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, यही आपकी है कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अब सवाल ये कि इससे हम समझे क्या, याद तो कर लेंगे। समझ में देखिए क्या है, रनिंग, एक चीज़ समझिए, आपका रोटर का सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है। x2 क्या है? वो भी एक कांस्टेंट है। बहुत सही। वेरिएबल आपका क्या है? बात समझिएगा, आपका वेरिएबल क्या है? स्लिप। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि जो स्लिप होगी हमारी, अगर वो R2/x2 हो गई तब हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क का कोई संबंध नहीं है रोटर के रेजिस्टेंस से, R2 से कोई लेना देना नहीं है मैक्सिमम टॉर्क का। ये इक्वेशन देखिए, R2 तो कांस्टेंट है ना, हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की फ़िलहाल बात कर रहे हैं रनिंग कंडीशन में, तो R2 तो कांस्टेंट है, x2 तो कांस्टेंट था ही, हमने देख लिया। यहाँ बदलेगा क्या? S, स्पीड बदलेगी तो स्लिप बदलेगा। तो भाई साहब, स्लिप जिस पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है वो क्या हो जाएगी? R2/x2। ये इस बात का मतलब है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि रनिंग कंडीशन के दौरान जब स्लिप बदलती रहती है तो एक समय ऐसा आता है कि रनिंग कंडीशन में SX2 बेसिकली है क्या? देखिए समझिएगा बात। तो ये कंडीशन क्या है मैक्सिमम टॉर्क की? R2 इज इक्वल टू SX2। ये कंडीशन आई फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो ये क्या है? ये SX2 है, ये है क्या वास्तव में? ये हमारा है रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं आप, रिएक्टेंस एट रनिंग कंडीशन। ठीक है, रनिंग कंडीशन। न्यूमेरिकल भी हम बहुत सारे लेंगे अगले कुछ वीडियो में। और ये हमारा क्या है? रोटर रेजिस्टेंस। तो रनिंग कंडीशन में जब आपका रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का रनिंग रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाए तो उस समय हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि हमारा रोटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है और स्टैंड स्टिल कंडीशन का रिएक्टेंस भी कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है? सिर्फ S वेरिएबल होता है। तो ये बात याद रहेगी, इसको आप चाहे तो नोट करिएगा।
कि मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ IM, मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर डज नॉट, तो हम ये पॉइंट आप ज़रूर से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ रोटर सर्किट। ये डिपेंड नहीं करता है कि रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी याद रखिएगा, द स्लिप एट विच, तो मैक्सिमम टॉर्क इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। तो मैक्सिमम टॉर्क इन इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ रोटर सर्किट, लेकिन साथ ही साथ ये बात याद रखिएगा कि द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स डिपेंड ऑन दी रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, कि जो स्लिप होगी जिस पर मैक्सिमम टॉर्क आपका आएगा वो डिपेंड करेगा आपका रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस पर। देखिए x2 को आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार वाइंडिंग आपने फिक्स की तो वो चीज़ फिक्स हो जाएगी, बदलने वाली नहीं है। रेजिस्टेंस को आप स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में तो वेरी नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट लगाकर REX माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर वेरी करके आप स्लिप को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं रोटर सर्किट के। उससे क्या होगा, आपकी स्लिप वेरी करेगी, और स्लिप वेरी करने से जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क हमारा मिलने वाला है वो चीज़ वेरी करेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप पहले तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम टॉर्क जो है इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है रोटर सर्किट के, और दूसरी बात कि जो स्लिप है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क हमारा आने वाला है या आता है वो रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। और एक कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। और बात, रोटर रेजिस्टेंस कहते हैं R2 को, और SX2 क्या है, रिएक्टेंस है रोटर सर्किट का रनिंग कंडीशन में, ठीक। तो इतनी बात समझने के बाद हम चलेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम चलेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्लिप। अच्छा सॉरी, उससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए कि मैक्सिमम टॉर्क होगा कितना, भाई ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो कंडीशन क्या आई थी, R2 = SX2, ये कंडीशन आई थी। टॉर्क हमारा रनिंग कंडीशन में आया कितना था, आपको पता होगा कि SE2 R2 अपॉन R2² प्लस SX2 का स्क्वायर, ये आया था। तो आप जहाँ जहाँ पर R2 आया है वहाँ पर SX2 को रख दीजिए, आपको कंडीशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी देखिएगा, हम टाउ मैक्स निकाल रहे हैं, T मैक्स या टाउ मैक्स, K इंटू SE2 इंटू R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, SX2 लिख सकते हैं, ठीक है भाई साहब, अपॉन R2 को क्या लिख सकते हैं, SX2, तो ये क्या हो जाएगा, S²X2 डायरेक्ट हमने कर दिया, और ये भी क्या हो जाएगा, S²X2, ये हो जाएगा। यहाँ से हमारा टाउ मैक्स क्या मिलेगा, टाउ मैक्स = K इंटू, ऊपर ध्यान से देखते रहिएगा, S²E2 ठीक, E2 अपॉन KS²E2 X2 भी तो आएगा, X2 अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2S²X2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, S² से S² कैंसिल कर दीजिए, ठीक, और कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो टाउ मैक्स आपका क्या हो जाएगा, K इंटू E2 अपॉन, देखिए एक X2 से ये एक घात चल जाएगी तो अपॉन में आएगा X2। बात समझ में आ रही है। तो ये आपकी मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन हो गई। और K क्या है, फिर से मैं याद दिला दूं, K क्या है हमारा 3/2 पाई NS। NS क्या है, स्मॉल NS है RPS में स्पीड। तो इतना न्यूटन मीटर आपका मैक्सिमम टॉर्क बनेगा। बात समझ में आ रही है। और आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल किसके है, E2 के, यानी कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। और भी हम बात करेंगे, दरअसल मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आता है। खैर ये बात समझ में आई, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक।
तो जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होती है इंडक्शन मोटर की, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। मेन मोटर के परफॉर्मेंस को समझने के लिए हमें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का ज्ञान होना आवश्यक है, और हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक किस मोटर के लिए कैसी है। डीसी मोटर में भी होती है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ स्लिप की कोई बात होती नहीं है। यहाँ पर हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हम बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए हम करेंगे क्या, ग्राफ के लिए बेसिकली हम इस एक्सिस पे टॉर्क को ले लेंगे, ठीक है। इस एक्सिस पे हम टॉर्क को ले लेंगे, और यहाँ पर हम स्लिप को ले लेंगे इस एक्सिस पे। घबराइएगा मत, दिखेगा आपको अच्छे से, स्क्रीन एडजस्ट कर दूंगा मैं। टॉर्क स्लिप की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एक्सिस हमने देख लिया है, अपनी ले लिया एक्सिस। अच्छा, उसकी बात करने से पहले कुछ हम पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। जैसे ये जो हमारा बिंदु होगा, ये बिंदु हमारा जीरो स्लिप पे होगा। इस एक्सिस पे स्लिप बढ़ रही है ना, तो यहाँ हम मानेंगे कि हमारा जो स्लिप है स्टार्टिंग में ज़ीरो है, बढ़ते बढ़ते स्लिप हमारी यहाँ पर 1 होगी। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये हम उल्टा ग्राफ बना रहे हैं। स्लिप हमारी शुरू में 1 होती है, जब NR 0 होगा तो NS माइनस 0 अपॉन NS, तो 1 हो जाएगा स्लिप। तो मेन बेसिकली ये जो हमारी स्लिप 1 है, ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन होती है। याद रखिएगा, हम उल्टा ग्राफ बना रहे हैं। कैसे भी आप बना सकते हैं, आप यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ पर स्लिप 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक। अच्छा, आप समझिएगा पहले कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसके लिए एक आइडिया क्या है। तो टॉर्क इक्वेशन आप देखिए पहले क्या है, के एस E2 नॉट स्क्वायर R2, ठीक, अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए, जहाँ पर हमारी स्लिप 0 है, तो ये हमारी टॉर्क इक्वेशन हो गई। अच्छा देखिए, जब स्लिप हमारी 0 है या 0 के करीब है, उसका मतलब क्या होता है, ज़रा समझिएगा। स्लिप होती क्या है, NS माइनस NR अपॉन NS। स्लिप 0 होने का मतलब, या देखो 0 तो हो नहीं सकती है, लेकिन 0 के अप्रॉक्स होने का मतलब ये होता है कि जो हमारा NR है ना, वो बहुत तेज़ी से घूमते हुए NS के करीब पहुंच चुका है। जैसे मान लीजिए 1500 RPM हमारी NS है, तो NR हमारा 1480, 1490 RPM, 1495 RPM तक हो गया है। तो ये मतलब होता है कि स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। उस कंडीशन में हमारी स्लिप जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। स्लिप हमारी बहुत कम होती है, उसको हम कहते हैं लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन, बहुत कम स्लिप का रीजन, मतलब स्पीड हाई है यहाँ पर। याद रखिएगा, स्लिप और स्पीड उल्टा है। स्लिप कम तो स्पीड ज़्यादा, स्लिप ज़्यादा तो स्पीड कम, ठीक है। तो ठीक है, देखिए लो स्लिप रीजन में हमारा क्या हो जाएगा कि स्लिप हमारी बहुत कम है, तो जब भाई साहब स्लिप कम होगी तो इसका स्क्वायर भी तो कम होगा। पॉइंट में स्लिप चल रही है, पॉइंट संख्या का स्क्वायर भी बहुत कम होता है। तो आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं कि हमारा SX2 नॉट जो होगा, उसका स्क्वायर जो होगा बहुत छोटा होगा किसके तुलना में, R2 स्क्वायर के, ठीक। ये अप्रॉक्सीमेशन हमारा होता है लो स्लिप रीजन में। तो इस अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, जो हमारी टॉर्क इक्वेशन होती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है के एस E2 नॉट स्क्वायर R2 अपॉन, देखिए SX2 नॉट स्क्वायर तो छोटा है, निगलेक्ट हो गया, ये बच जाएगा क्या, R2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपकी जो टॉर्क आएगी वो आ जाएगी के एस E2 नॉट स्क्वायर अपॉन में R2। सब कुछ कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है हमारा, स्लिप। R2 तो कांस्टेंट होता, हमने देखा था ना, R2 कांस्टेंट, E2 नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज़ प्रोपोर्शनल टू S। तो एक पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, इसको आप नोट भी करते रहिए साथ साथ, कि लो स्लिप रीजन में हमारा क्या होता है कि जो टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। तो जब तक हमारी स्लिप कम रहेगी, लो रहेगी, तब तक हमारा जो टॉर्क और स्लिप है वो लीनियर रूप से बढ़ते रहेंगे, यानी ऐसे कुछ संबंध चलेगा।
लो स्लिप रीजन में ध्यान से देखिएगा कुछ ऐसे, ये ऐसे लीनियर रूप से चलेगा, और लीनियर रूप से चलने के बाद भाई कहीं तो जाकर रुकेगा। लीनियर चलते चलते ये थोड़ी कि बढ़ते जाएगा। तो एक समय जब आता है वो हमारा आता है मीडियम स्लिप रीजन। लो से हाई की ओर बढ़ते बढ़ते, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। जब आप यहाँ से यहाँ बढ़ते जाएंगे स्लिप बढ़ती जाएगी, तो लो स्लिप रीजन से आप मीडियम स्लिप रीजन की ओर भी बढ़ेंगे। तो हम एक देखेंगे मीडियम स्लिप रीजन में फिर क्या होगा। ये एनालिसिस समझ में आपको आई कि नहीं लो स्लिप रीजन की, आप इसको नोट करिए, फिर मैं मिटा के आगे चलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लो स्लिप रीजन हो गया। अब हम देखेंगे मीडियम स्लिप रीजन, यहीं पर हम देखेंगे मीडियम स्लिप रीजन, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे मीडियम स्लिप रीजन। मीडियम स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन में क्या होता है कि हमारी स्लिप एक अच्छी खासी वैल्यू पे पहुंच चुकी होती है। मीडियम स्लिप रीजन में हमारी स्लिप अच्छी खासी वैल्यू में पहुंच चुकी होती है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो हमारी R2 अब होती है, R2 स्क्वायर, वो बहुत छोटी हो जाती है मीडियम स्लिप में। SX2 नॉट के अपेक्षाकृत, इसके स्क्वायर के अपेक्षाकृत छोटी हो जाती है। यानी ये कह सकते हैं आप कि जो आपको SX2 नॉट स्क्वायर है वो R2 स्क्वायर से बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ पे R2 को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, निगलेक्ट करने के बाद टाउ होगा हमारा, वो होगा KSE2 नॉट स्क्वायर R2 अपॉन, आप SX2 नॉट स्क्वायर को बड़ा माने हैं तो R2 को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, S स्क्वायर X2 नॉट स्क्वायर होगा, स्क्वायर हमने खोल दिया है, S से एक S कट जाएगा तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, KE2 नॉट स्क्वायर R2 E2 नॉट स्क्वायर। ये है थोड़ी सी लिखने में मुझे प्रॉब्लम, उंगली से लिखने का चक्कर, अपॉन ये क्या हो जाएगा, S इंटू X2 नॉट का स्क्वायर। तो आराम से आप कह सकते हैं कि भाई साहब K कांस्टेंट, E2 नॉट कांस्टेंट, R2 कांस्टेंट, X2 नॉट कांस्टेंट, बदलेगा क्या, स्लिप, उसी के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लिख सकते हैं टाउ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S। ठीक, ये कंडीशन याद रखिएगा, टाउ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S। उल्टा संबंध आ गया, ये किस कंडीशन में आया है, मीडियम स्लिप रीजन में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम स्लिप रीजन में ऐसा होगा, ठीक है। टाउ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S। ये जो आपका ग्राफ बनता है, ये बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। यहाँ से घटता हुआ ग्राफ बनेगा। देखिए स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क आपका घटेगा। तो चलिए उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मीडियम स्लिप रीजन में आप जब बढ़ेंगे, देखिए पहले क्या था, लो स्लिप रीजन, तो हमारा टॉर्क और स्लिप जब बढ़ती गई तो टॉर्क बढ़ती गई, एक समय आया मैक्सिमम हो गई। अब एक समय आएगा कि ये घटती जाएगी, ये घटती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जाता है, सही से नहीं जा रहा, ये समझ लेते हैं ग्राफ जाएगा कैसे। ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ कोई बना नहीं सकता है, ये सब ग्राफ जो होते हैं कंप्यूटर से ही ऑब्टेन होते हैं, लेकिन फिर भी ये ग्राफ ऐसे जाता है लीनियर, फिर ऐसे आपका घटते हुए ऐसे आता है, यहाँ 1 पे आके आपका टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। अच्छा, स्लिप 1 होने पर टॉर्क जीरो होगा, आपको लगता है? ऐसा होता नहीं है वास्तव में कि स्लिप आपकी 1 हो गई तो वहाँ पे टॉर्क जीरो होगा। बेसिकली ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन घटते हुए यहाँ तक ऐसे पैराबोलिक रूप से घटते हुए आता है। बात समझ में आई? तो ये हमने देखा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखिएगा, याद क्या रखना है, दिख भी रहा है आपको, ये जो लाइन आपकी बनी ना, ये वाली लाइन, ये टी मैक्स की लाइन बनी है, टी मैक्स या टाउ मैक्स की लाइन, ये मैक्सिमम टॉर्क की लाइन है, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे आपकी स्लिप क्या होगी, ज़रा मुझे बताइए ग्राफ से देखकर। मैक्सिमम के समय आपने स्लिप क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था स्लिप क्या आई थी, R2/X2 नॉट, ये आई थी स्लिप बराबर मैक्सिमम टॉर्क के समय। कंडीशन क्या थी, R2 = SX2 नॉट, तो S = क्या हो जाएगा, R2/X2 नॉट।
तो ये स्लिप हमारी कब हो गई? मैक्सिमम टॉर्क पर। बात समझ में आई? अच्छा, इसी से आप देख लीजिए आपकी स्लिप, अब आप चाहते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क जो आए वो अधिक स्लिप पर आए, तो आप रेजिस्टेंस को बढ़ाइए। तो जब रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ कुछ शिफ्ट हो गया, देखिए यहाँ पर आपका अब आ गया स्थिति, यहाँ पे आपका मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू नहीं बदली है, मैक्सिमम टॉर्क थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से देखिए, S इज इक्वल टू R2/x2 ये क्या थी? स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स। अब आप इस स्लिप को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो जब रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्राफ हमारा राइट की ओर शिफ्ट करेगा, स्लिप क्योंकि राइट की ओर बढ़ रही है तो आपका ग्राफ राइट की ओर शिफ्ट करेगा, कुछ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा। रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया, अब मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस को और बढ़ाया तो ग्राफ हमारा और शिफ्ट करेगा, ग्राफ हमारा और शिफ्ट करेगा ऐसे। अब मान लीजिए आपने एक समय ऐसा ग्राफ को बढ़ा दिया कि उस समय आपका स्थिति ये बन गई, देखिए क्या कि आपका स्टार्टिंग में ही स्लिप 1 पर ही आपका मैक्सिमम टॉर्क आ गया। तो यहाँ पर आपका ये स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क आ गया, ये आपका क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क था। 1 का मतलब स्लिप 1 का मतलब क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग में आपका स्लिप 1 था तो वहीं पर आपका क्या आ गया? मैक्सिमम टॉर्क आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कोई ग्राफ समझ में आया होगा कि ये कैसे हमने बनाया है। आराम से आप बना सकते हैं मीडियम स्लिप रीजन और लो स्लिप रीजन के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ बस एक और बस दिमाग में आपको क्या रखना है कि जो R2 आपका होता है वो SX2 के बराबर होता है। कब? जब मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन आती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्लिप होगी मैक्सिमम टॉर्क पर, SM जिसको हम कहते हैं, SM भी कह सकते हैं, SM यानी कि मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप, वो कितनी हो जाएगी? R2/x2। ठीक। आपसे एक सवाल भी पूछ सकता है कि आप मैक्सिमम स्लिप पर मोटर की स्पीड निकालिए, तो रोटर की स्पीड क्या होती है? NR इज इक्वल टू 1 - S इंटू S होती है। तो मैक्सिमम चूँकि स्लिप पर हमें निकलना है तो वहाँ पे आप SM रख देंगे तो आपको मैक्सिमम टॉर्क पर स्पीड मिल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपने फीडबैक मुझे भेजिएगा कि आपको कैसा लगा ये ग्राफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की और बातें हम करेंगे।